मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा में। जिन लोगों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं ताकि हमारे वीडियोस के अपडेट्स आपको समय समय पे मिलते रहें। ये आपका पार्ट 1 वीडियो है चैप्टर का। आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं प्रकाश का परावर्तन यानी कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अब देखिए, प्रकाश का परावर्तन शुरू करने से पहले आपको बता दें कि लाइट क्या होता है। ठीक है, लाइट क्या होता है यानी प्रकाश क्या होता है, इसके बारे में देख लेते हैं। तो प्रकाश वह कारक है जिसकी सहायता से हम वस्तुओं को देखते हैं। ठीक है, अब किसी भी वस्तु को देखते हैं किसकी सहायता से देखते हैं? प्रकाश की सहायता से, लाइट की सहायता से। तो क्या होता है इसमें कि जब प्रकाश की किरण किसी स्रोत से निकलेगी यानी कि टॉर्च से या कहीं से भी जो प्रकाश आ रही है, किसी प्रकाश स्रोत से प्रकाश की किरण जब निकलेगी, ठीक है, यानी कि अगर यहाँ देखें प्रकाश स्रोत की बात करें तो जिस वस्तु से, है ना, प्रकाश निकलता है उसे प्रकाश स्रोत कहलाता है। ठीक है, उसे क्या कहते हैं? प्रकाश स्रोत। यानी कि जब किसी वस्तु से प्रकाश निकल के, और अगर बात करें तो प्रकाश जो होता है सीधी रेखा में गमन करता है ना, इसलिए वो सीधे निकलेगा। और जब किसी वस्तु से टकराएगा और टकरा के उसका परावर्तन होके, वही क्या कहलाता है? टकरा के वापस लौटना ही उसी दिशा में प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। ठीक है, इसके बारे में आगे हम लोग पढ़ेंगे। तो ये टकरा के ये किरण जो होगी आपकी आंखों तक वापस आएंगी, और जिसके कारण आप उस ऑब्जेक्ट को देख पाते हैं, उस वस्तु को देख पाते हैं। ठीक है, तो यहाँ से आपको ये प्रकाश का स्रोत के बारे में पता चल गया। यहाँ से हम लोग समझ लिए कि प्रकाश की किरण होती, प्रकाश होता क्या है। तो प्रकाश एक ऐसा कारक है जिसकी सहायता से हम क्या करते हैं? तो किसी वस्तु को देख पाते हैं। और जिन वस्तुओं से प्रकाश निकलता है उसे क्या कहते हैं? प्रकाश का स्रोत कहते हैं। ठीक है, तो प्रकाश के स्रोत की बात करें तो ये दो तरह के होते हैं। कुछ प्राकृतिक होते हैं और कुछ मानव निर्मित होते हैं। यानी कि कुछ स्रोत जो होते हैं प्रकाश के प्राकृतिक होते हैं और कुछ मानव निर्मित होते हैं। तो प्राकृतिक की बात करें जैसे सूर्य हुआ, तारे हुए, और प्रकाश के क्या है? प्राकृतिक स्रोत है। सूर्य और तारे जो आदि जो होते हैं ये क्या होते हैं? प्रकाश के प्राकृतिक स्रोत हैं। सूर्य से देखते हैं ना बहुत सारा प्रकाश निकलता है, तो ये प्राकृतिक है। और अगर बात करें सूर्य की, तो पृथ्वीवासियों के लिए सबसे बड़ा स्रोत क्या है प्रकाश का? वो सूर्य ही है। सूर्य से ही हमें बहुत ज़्यादा ऊर्जा भी मिलती है। और वो कहने की बात अगर हम लोग प्रकाश के हिसाब से देखें तो सबसे ज़्यादा प्रकाश का स्रोत क्या है? सूर्य ही है। ठीक है, अब बात करें हम लोग मानव निर्मित, तो जैसे बिजली का जलता हुआ बल्ब, ट्यूब, है ना, मोमबत्ती, लैंप, लालटेन, ये सब क्या है? दिया वगैरह सब किससे बनाया गया है? तो मानव के द्वारा बनाया गया है। तो यहाँ से आपको ये पता चल गया कि प्रकाश वह कारक है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। और जिनसे प्रकाश निकलता है उसे प्रकाश स्रोत कहते हैं। प्रकाश स्रोत दो तरह के हो सकते हैं, एक मानव निर्मित और दूसरा प्राकृतिक। तो प्राकृतिक की बात करें जैसे सूर्य तारों से जो प्रकाश निकलता है ना, इसलिए प्राकृतिक है। और जो मानव निर्मित की बात करें तो बिजली का जलता हुआ बल्ब हुआ, ट्यूब हुआ, मोमबत्ती, लैंप आदि जो होता है ये सब क्या है? मानव निर्मित है। समझ गए? अब देखिए, कुछ ऐसी वस्तु होते हैं जिनसे प्रकाश निकलता है और कुछ ऐसी वस्तु होते हैं जिनसे प्रकाश नहीं निकलता है। ठीक है, देखे होंगे ना, तो चलिए अब उनके बारे में देखते हैं। तो जो जिनसे प्रकाश निकलता है उसे प्रदीप्त वस्तु कहते हैं। यहाँ प्रदीप्त वस्तु की परिभाषा लिखा हुआ है, यानी कि ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट क्या होता है? तो प्रदीप्त वस्तुएं वैसी वस्तु होती है, वे वस्तुएं जो प्रकाश उत्सर्जित करती हैं, प्रदीप्त या दीप्तिमान वस्तुएं कहलाती हैं। ठीक है, जिनसे प्रकाश का उत्सर्जन होगा उसे क्या कहेंगे? प्रदीप्त या दीप्तिमान वस्तु कहा जाता है। जैसे सूर्य, बिजली का जलता हुआ बल्ब, ये सब क्या है? प्रदीप्त वस्तु है, क्योंकि इनसे प्रकाश निकलता है। अप्रदीप्त की बात करें तो जस्ट उसका उल्टा, नॉन ल्यूमिनस, वे वस्तुएं जो स्वयं कोई प्रकाश उत्सर्जित नहीं करती हैं, अप्रदीप्त वस्तुएं कहलाती हैं। जैसे टेबल, कुर्सी, बेंच, चेयर आदि देखते हैं ना आप, ये सब पेड़ पौधे जो, ये सब क्या है? अप्रदीप्त है, इनसे कोई प्रकाश नहीं निकलता है। तो जिनसे प्रकाश निकलेगा यानी कि जो प्रकाश के स्रोत होंगे उनको प्रदीप्त वस्तुएं, और जिनसे जो प्रकाश के स्रोत नहीं होंगे उनको अप्रदीप्त वस्तुएं कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ से आपको ये क्लियर हो गया। तो ऐसा क्या होता है इसमें, तो देखते हैं। आप अप्रदीप्त वस्तु की बात करें, जैसे अगर मान लीजिए टेबल ही रखा हुआ है, ठीक है, टेबल ही है आपके पास है। अब टेबल को आप देख कैसे पाते हैं? उसमें तो कोई प्रकाश नहीं निकलता है। तो किस तरह देख पाते हैं? तो जब किसी प्रदीप्त वस्तु से कोई प्रकाश निकलेगा, ठीक है, कोई प्रकाश की किरण निकलेगी और वो आपके टेबल से टकराएगी, है ना, और टकराएगी। प्रदीप्त वस्तु यानी कि कोई, जैसे सूर्य का प्रकाश ही हुआ ना, सूर्य का प्रकाश, है ना, अंधेरा रहेगा तो आपको टेबल दिखाई देगा? नहीं दिखाई देगा। तो क्या होगा कि जब कोई प्रदीप्त वस्तु से प्रकाश टकराएगा, किससे? अप्रदीप्त वस्तु से। ये क्या है आपका? ये क्या है आपका? अप्रदीप्त है ना, अप्रदीप्त वस्तु है। तो जब अप्रदीप्त वस्तु से टकराएगा और टकरा के जब हमारे आंखों तक पहुंचता है, ठीक है,
टकरा के हमारे आंखों तक पहुंचता है, तब आप उस अप्रदीप्त वस्तु को देख पाते हैं। यानी जैसे टेबल की बात करें तो जैसे आप कहीं कमरे में रखा टेबल है और रूम में बल्ब जल रहा है, तो वो बल्ब से जो रोशनी आ रही है वो टेबल से टकराएगी और टकराने के बाद आपकी आंखों पे पहुंचेगी, तब आप टेबल को देख पाएंगे। ठीक है ना। तो ऐसे बात करें अगर चंद्रमा की, तो चंद्रमा जो होता है किसमें आएगा, तो वो आपका अप्रदीप्त वस्तु होता है। ठीक है, अगर बात करें अप्रदीप्त होता है, क्यों होता है, क्योंकि आप जानते हैं कि चंद्रमा का अपना प्रकाश नहीं होता है, वो सूर्य के प्रकाश से चमकते नजर आता है। तो जब सूर्य का प्रकाश इस पे पड़ेगा और पड़ने के बाद जब आपके आंखों पर पड़ेगा, तो अब आपके आंखों में पड़ रहा है, यानी कि ये क्या है, अप्रदीप्त वस्तु है। ठीक है, समझ गए। अच्छा, कभी आपने ये सोचा है कि जैसे प्रकाश के कारण, जैसे आप किसी दिन में वस्तु, जैसे सूर्य के प्रकाश के कारण दिन में हम लोग वस्तु को देख पाते हैं, लेकिन जहाँ सूर्य का प्रकाश नहीं पड़ रहा है, सीधे नहीं पड़ रहा है, उस वस्तु को हम लोग कैसे देख पाते हैं। सूर्य का प्रकाश उस पर सीधे नहीं पड़ रहा है, फिर भी हम उस वस्तु को कैसे देख पाते हैं, इसको समझते हैं। ठीक है, तो ऐसा होता है प्रकीर्णन के कारण, प्रकाश के प्रकीर्णन के द्वारा ऐसा पॉसिबल होता है। तो जान लेते हैं प्रकीर्णन क्या होता है। तो प्रकाश कहने का मतलब, जैसे सूर्य से आता हुआ प्रकाश की बात करें, तो जब ये सूक्ष्म कणों यानी वायु में, है ना, अणुओं है या धूल कण वगैरह मौजूद है ना वायु में, तो उन पर पड़ता है, तो वे कण उन पर पड़ने वाले प्रकाश की कुछ ऊर्जा को अवशोषित कर फिर उसे चारों तरफ विकिरित कर देते हैं। यानी कि जब धूल कण है, जब प्रकाश की किरण उस पे पड़ेगी, तो क्या करेंगे कि उसकी ऊर्जा को अवशोषित करके पुनः फैला देंगे, विकिरित कर देंगे चारों तरफ। तो यही विकिरण करना ही क्या कहलाता है, प्रकीर्णन कहलाता है। यानी कि जब ये विकिरित करेंगी कणें, सूर्य से आने वाले प्रकाश को ये चारों तरफ जब विकिरित कर देंगी, है ना, ये कण हो गया, ये आपका क्या है, कण है। तो जब सूर्य का प्रकाश इस पे आएगा तो इसको पुनः अवशोषित करके कुछ ऊर्जा को और फिर उसको विकिरित कर दे, यानी चारों तरफ फैला देती है। और इसी कारण से हम लोग किसी अन्य वस्तुओं को भी देख पाते हैं जिसपे सूर्य का प्रकाश डायरेक्टली नहीं पड़ता है। तो क्या, तो ऐसा कैसे होता है, तो प्रकाश के प्रकीर्णन के द्वारा है, होता है ऐसा। और प्रकीर्णन के बारे में हम लोग इस चैप्टर में आगे भी पढ़ेंगे। अगला टॉपिक हम लोग देखते हैं प्रकाश की किरणें, यानी कि रे ऑफ लाइट, रे ऑफ लाइट, है ना। रेज होंगी ना, बहुत सारी किरणें होंगी, है ना, बहुत सारी किरणें होंगी ना। ठीक है, तो ये समझते हैं रे ऑफ लाइट क्या होता है। ठीक है, तो रे ऑफ लाइट क्या होता है इसके बारे में देखते हैं। तो जब कोई, आपको पता रखें पहले कि प्रकाश जो होता है एक सीधी रेखा में गमन करता है, तो एक सरल रेखा पर चलने वाले प्रकाश को प्रकाश की किरण कहते हैं। यानी कि एक सीधे रास्ते पे जो चलने वाला प्रकाश का किरण होता है ना, उसको इसी को क्या कहते हैं, प्रकाश को प्रकाश की किरण कहते हैं। कहने का मतलब कि जब किसी सीधे पथ पर कोई प्रकाश चलता है, और उसी एक को, है ना, जिस पे एक सीधे पथ पे आप देखिएगा ना, अक्सर आप देखे होंगे, अपना आँख थोड़ा छोटा बनाइएगा ना, तो दूर जलता हुआ बल्ब से किरणें बहुत सारी निकलती हुई नजर आएंगी, है ना, आपको दिखाई देगा उस समय में। तो वही एक किरण को हम लोग प्रकाश की किरण कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ से क्लियर हो गया प्रकाश की किरण क्या होता है, कि एक सरल रेखा पर चलने वाले प्रकाश को क्या कहते हैं, प्रकाश की किरण कहते हैं। और प्रकाश के किरणों के समूह, यानी बहुत सारे जब किरणें एक साथ होंगी, तो उन प्रकाश के किरणों का समूह जो होता है प्रकाश की किरण पुंज कहलाता है, यानी बीम ऑफ लाइट कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, बीम ऑफ लाइट, बीम ऑफ लाइट कहा जाता है। यानी कि जब एक साथ एक किरण होगी, है ना, एक प्रकाश की सरल रेखा पे चलेगा तो उसको प्रकाश की किरण कहेंगे, और बहुत सारे प्रकाश की किरणें एक साथ जो आ जाएंगे उसको प्रकाश का किरण पुंज कहते हैं, यानी बीम ऑफ लाइट कहते हैं। तो किरण पुंज की बात करें तो ये तीन प्रकार की होती है। पहली होती है अभिसारी किरण पुंज यानी डाइवर्जिंग बीम, दूसरा होता है समांतर किरण पुंज यानी पैरेलल बीम, और तीसरा होता है अभिसारी किरण पुंज यानी कन्वर्जिंग बीम। तो चलिए इनके बारे में एक एक करके तीनों के बारे में समझा जाए। ठीक है, तो अभिसारी किरण पुंज क्या होता है इसको देखते हैं। ठीक है, तो अगर किरण पुंज का मतलब है कि बहुत सारे किरणों का समूह क्या कहलाता है, आपका किरण पुंज कहलाता है। तो अभिसारी किरण पुंज क्या होता है, तो इस प्रकार के किरण पुंज में प्रकाश की किरणें एक बिंदु स्रोत से निकलकर फैलती चली जाती हैं, है ना, यानी एक बिंदु स्रोत से निकलेगी और फैलती चली जाएंगी। जैसे अगर बात करें, यहाँ ये प्रकाश का स्रोत हो गया, तो यहाँ से निकलेगा और ऐसे फैलते हुए चला जाएगा। यहाँ से देख रहे हैं ना, ये आगे की तरफ फैलते हुए चला जा रहा है। तो ऐसे किरण पुंज को क्या कहते हैं, अभिसारी किरण पुंज, यानी ये अभिसरित करते हैं, ये किरणें फैलती चली जाती हैं। ठीक है, इस तरह से निकलता है। ठीक है, दूसरा हम लोग देखते हैं समांतर किरण पुंज। अब, है ना, समांतर किरण पुंज में क्या होता है कि ऐसी किरणों में है ना, किरण पुंज में प्रकाश की किरणें एक दूसरे के समांतर होती हैं, है ना, यानी एक दूसरे के यहाँ प्रकाश की किरणें समांतर जाएंगी, इस तरह से जाएंगी। ठीक है, इस तरह से गति करेंगे, एक दूसरे के समांतर होंगी, इस तरह से देख रहे हैं ना फिगर में।
तो ये किरणें क्या है, एक दूसरे के समांतर जा रही हैं, तो ऐसे किरण पुंज को क्या कहते हैं, समांतर किरण पुंज। तो ये आपको कैसे देखने को मिलेगा, है ना, ये समांतर किरण पुंज आप कैसे देख सकते हैं। तो आप क्या करिए कि एक कार्डबोर्ड लीजिए, है ना, उसमें बारीक छिद्र कर दीजिए 4-5 ऐसे लगातार, ठीक है, और इधर से टॉर्च जलाइएगा तो ऐसे यहाँ से समांतर आपको किरणें दिखाई देंगी जाती हुई, ठीक है। तो ऐसी किरणों को क्या कहते हैं, समांतर किरण पुंज कहते हैं। अगला है आपका अभिसारी किरण पुंज। तो इस प्रकार के किरण पुंज में प्रकाश की किरण प्रकाश इस प्रकार के किरण पुंज में प्रकाश की किरणें एक बिंदु पर आकर मिलती हैं या मिलती हुई प्रतीत होती हैं, है ना, यानी कि ये एक ही बिंदु पर आकर मिलेंगी, ठीक है, या मिलती हुई प्रतीत होंगी। तो इस तरह के किरण पुंज को क्या कहते हैं, जैसे देखिए एक बिंदु पे है ना, यहाँ मिल रहा है ना सब, तो है ना, ये स्रोत से आएंगे, ये एक ही बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होंगी, और इस तरह के किरण पुंज को किस नाम से जानते हैं, तो अभिसारी किरण पुंज कहते हैं, ठीक है। तो इसमें देखिए किरण देख रहे हैं ना, एक ही बिंदु पर जाके मिल रही है ना, तो ये उल्टा था आपका, अभिसारी किरण पुंज का जस्ट उल्टा है। अभिसारी किरण किसके, अपसारी किरण पुंज का जस्ट ये उल्टा है, ठीक है। चलिए अब हम लोग जान लेते हैं पारदर्शी, है ना, पारदर्शी यानी ट्रांसपेरेंट, पारभासी यानी ट्रांसलूसेंट, और अपारदर्शी यानी कि अपेक, तीनों के बारे में समझते हैं, ये कैसे पदार्थ होते हैं। तो वे पदार्थ जिनसे होकर प्रकाश आसानी से पार कर जाता है उसे पारदर्शी यानी ट्रांसपेरेंट पदार्थ कहते हैं, ठीक है। ट्रांसपेरेंट होते हैं, वो आर पार दिखाई देते हैं, ठीक है, उनसे प्रकाश आसानी से पार कर जाता है, जैसे कांच, पानी, हवा, ये जो होता है ना, पारदर्शी पदार्थ कहलाते हैं। दूसरा है आपका पारभासी। तो वे पदार्थ जो उन पर पड़ने वाले प्रकाश के एक छोटे से भाग को ही अपने से होकर जाने देते हैं, पारदर्शी पदार्थ कहलाते हैं। जैसे घिसा हुआ कांच से टॉर्च जलाइएगा तो पूरी तरह से किरणें पार नहीं जाएंगी। तेल लगा हुआ कागज आप देख सकते हैं, बैलून रबड़ का जो होता है उसके अंदर टॉर्च जलाइएगा तो पार नहीं जाएंगी, है ना। आप आँख की पलक पलक की बात करें, है ना, उसी तरह आपका ड्रेसिंग पेपर होता है, चर्म होता है ना, मांस जो होता है, रक्त होता है, दूध होता है, ये सब क्या होते हैं, हल्के बादल, इनसे भी प्रकाश की किरणें दिखता है ना, जब हल्का बादल रहता है तो धूप बहुत कम आता है ना, ठीक है, हल्का सा रोशनी जैसे आपको दिखाई देता है। वे पदार्थ जो प्रकाश को अपने से होकर नहीं जाने देते हैं अपारदर्शी पदार्थ कहलाते हैं, जिनसे प्रकाश जाएगा नहीं, यानी इनसे पूरी तरह से पार करता है, पारभासी में से थोड़ा सा पार करता है, और अपारदर्शी में से पार नहीं करता है, जैसे लकड़ी, लोहा, पत्थर, है ना, अलकतरा, पेंट, ये सब बहुत सारे देखे होंगे ना, कुर्सी, बेंच, टेबल, सब आ जाएंगे इसमें अपारदर्शी में, ठीक है। अगला हम लोग टॉपिक देखते हैं प्रकाश का परावर्तन यानी कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ये सबसे ही जरूरी टॉपिक है इस चैप्टर का, ठीक है। तो हम लोग प्रकाश के परावर्तन के बारे में समझ लेते हैं, यानी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बारे में पहले देखते हैं। ये बहुत ही जरूरी चीज़ है, इसको ध्यान से समझिएगा, और ये चैप्टर आपके लिए बहुत ही जरूरी है। आप 12th क्लास में भी चले जाइएगा तो उसमें भी इसका प्रयोग किया जाएगा। जैसे कि पहले आपको समझा चुके हैं कि जब प्रकाश के किसी वस्तु से टकराकर लौटने को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। आपको पहले ही बताए थे कि प्रकाश की किरण किसी स्रोत से निकल के किसी वस्तु से टकराती है और टकरा के लौटने की जो क्रिया होती है वही प्रकाश का परावर्तन है। तो यहाँ से परिभाषा आप लिख सकते हैं कि प्रकाश के किसी वस्तु से टकराकर लौटने को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। तो ये कैसे होता है, ठीक है, तो हम इसके आरेख द्वारा समझते हैं, है ना। तो इस चीज को हम लोग इसके किरण आरेख द्वारा समझते हैं। तो आपको किरण आरेख की बात करें तो किरण आरेख होता क्या है, ठीक है। तो किरण आरेख की बात करें तो ये जो प्रकाश की किरणें जो जा रही हैं, टकरा के लौट रही हैं, इसी चीज को दर्शाने के लिए हम लोग चित्र का प्रयोग करते हैं, और उसी चित्र को हम लोग किरण आरेख के नाम से जानते हैं। तो चलिए इसका किरण आरेख द्वारा इसको समझा जाए, ठीक है। सबसे पहले हम लोग एक किरण ले लेते हैं, सॉरी, सबसे पहले हम एक समतल दर्पण ले रहे हैं, ठीक है, ये एक दर्पण ले रहे हैं, ठीक है, और इसको नीचे से क्या कर रहे हैं, कलई कर दे रहे हैं, रंग दे रहे हैं, ठीक है। ये आपका एक समतल दर्पण हो गया, ठीक है। इस समतल दर्पण को एक तरफ से हम लोग इसको रंग दे रहे हैं, इसको यहाँ से रंग दिए, ठीक है, ये आप कलई कर दिए। रंगा इसलिए गया है कि ताकि आपको पता है ना कि दर्पण जो होता है वो क्या होता है, पारदर्शी माध्यम होता है, इससे प्रकाश की किरण आर पार जा सकती है, ठीक है। और दर्पण इसलिए लिया गया है क्योंकि ये समतल होता है, एकदम चिकना रहता है ना, इसलिए ऐसा लिया गया है, ठीक है। आप कोई भी वस्तु यहाँ ले सकते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा समतल की बात करें, एकदम प्लेन होता है ना दर्पण, ठीक है, तो ये आपका एक समतल दर्पण है, ठीक है। ऐसा नहीं कि सिर्फ परावर्तन दर्पण पे ही होता है, किसी भी वस्तु द्वारा किसी भी सतह पे होगा, लेकिन समतल दर्पण पे जो परावर्तन होगा वो रेगुलर शेप में होगा, यानी कि बराबर परावर्तन होगा, ठीक है। तो ये आपका समतल दर्पण हो गया, ठीक है, समतल दर्पण हो गया।
अब देखिए समतल दर्पण को एक तरफ से रंगने का अर्थ यह हुआ कि प्रकाश की किरण इधर टकराकर बाहर ना निकले, वापस इधर मुड़ जाए, है ना। अगर ये पेंट की बात करें तो पेंट क्या होता है, अपारदर्शी होता है ना, इसलिए इससे प्रकाश की किरण बाहर नहीं निकलेगी इसको पेंट कर देने से एक तरफ से। ठीक है, आप देखोगे जनरली घर में जो समतल दर्पण यूज होता है ना, वो पीछे से रंगा हुआ होता है। ठीक है, एक तरफ से आप देखेंगे तो रंगा हुआ होता है, इसलिए इसमें भी रंग दिए ताकि प्रकाश की किरण टकरा के बाहर नहीं निकले, क्योंकि कांच तो पारदर्शी होता है ना। चलिए, तो ये हम लोग इसको कलई कर दिया, हम समतल दर्पण इसलिए है लिए है ताकि ये रेगुलर रिफ्लेक्शन हो, इसलिए इसको समझने के लिए। ठीक है, तो ये आपका समतल दर्पण हो गया, एक तरफ से कलई कर दिए। अब देखिए मान लीजिए किसी स्रोत से इस पे प्रकाश की किरण इस पे टकरा रही है, यहाँ पे ऐसे आके टकरा रही है, तो ये जो टकरा रही है ना, और ये टकराएगी तो फिर किधर लौटेगी, इधर लौटेगी ना, इधर लौटेगी। चलिए समझ गए, तो ये यहाँ से ये किरण इधर से कहीं किसी प्रकाश स्रोत से आके इस दर्पण के इस बिंदु पे टकरा रही है। तो जो प्रकाश की किरण किसी स्रोत से आ रही है ना, किसी प्रकाश स्रोत से आ रही है, और इस स्रोत से जो किरण आ रही है, इस किरण को कहा जाता है आपतित किरण। आपतित किरण, इसको क्या कहते हैं, आपतित किरण। अंग्रेजी में कहेंगे आपतित किरण को, है ना, इंसिडेंट रे, क्या कहते हैं, इंसिडेंट रे के नाम से जानते हैं। ठीक है, सॉरी इंसिडेंट रे, इसको नीचे लिख देते हैं यहाँ पे। आपतित, ऊपर जगह कम है, आपतित किरण को क्या कहते हैं, इंसिडेंट रे। ठीक है, और आपतित किरण जिस बिंदु पर टकराती है, ये जो बिंदु जो देख रहे हैं, इस बिंदु को क्या कहते हैं, आपतन बिंदु। इस बिंदु को क्या कहते हैं, आपतन बिंदु। तो प्रकाश स्रोत जो किसी दर्पण से या किसी सतह पे टकराता है ना, किसी वस्तु से टकराता है, वस्तु के सतह पे टकराता है, तो उस किरण को आपतित किरण कहते हैं, और उस बिंदु को आपतन बिंदु, आपतन बिंदु कहते हैं। ठीक है, आपतन बिंदु कहते हैं, यानी कि पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस कहते हैं। ठीक है, ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है। अब देखिए ये टकरा के इधर लौट गया, तो इसको कहते हैं परावर्तित किरण। इसको क्या कहते हैं, परावर्तित किरण। ठीक है, इस किरण को क्या कहते हैं, परावर्तित किरण, यानी कि रिफ्लेक्टेड रे, रिफ्लेक्टेड रे। ठीक है, इसको रिफ्लेक्टेड रे, तो यहाँ से समझ गए। तो ये आपका क्या हो गया, परावर्तित किरण। तो यहाँ से आप तीन चीजों का नाम समझ लिए। अब देखिए इसमें क्या होता है, इसमें कुछ और भी किरण होती है। देखिए इस पे एक लंब होता है, एक लंब भी होता है, जिसे हम लोग, है ना, क्यों क्या होता है, ये लंब होता है, इसे अभिलंब कहते हैं, अभिलंब कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, अभिलंब होता है। ये समतल दर्पण पे लंब होगा, यानी कि यहाँ 90 बनाएगा। ठीक है, ये अभिलंब होता है, यानी कि नॉर्मल, नॉर्मल रे इसको कहा जाता है। ठीक है, ये लंबवत होता है किसके, समतल दर्पण के। ठीक है, अब देखिए अभिलंब और आपतित किरण के बीच में एक कोण बनता है, जिसे आपतन कोण कहा जाता है। इसे आपतन कोण, यानी इसको आई से सूचित करते हैं। यानी यहाँ आई का मतलब क्या है, यहाँ लिख देते हैं। एंगल आई का मतलब क्या है, आपतन कोण, आपतन कोण। ठीक है, आपतन कोण कहते हैं, यानी कि एंगल ऑफ इंसिडेंस। ठीक है, और इसके बीच में अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच में जो कोण बनता है उसको एंगल आर से सूचित करते हैं, एंगल आर से, यानी कि परावर्तन कोण। ठीक है, परावर्तन कोण इसको कहा जाता है, परावर्तन कोण, यानी कि एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कहा जाता है। तो यहाँ से अब सबके नाम समझ लिए, परावर्तन समझ लिए। अब चलिए इन सबकी परिभाषा को लिख लेते हैं। तो चलिए इन सबके परिभाषाओं के बारे में समझ लेते हैं। इनकी आपको तो समझा दिए पहले ही है, इस परिभाषा को समझ लेते हैं। सबसे पहले इसका एक चित्र बना लेते हैं। ठीक है, उसी तरह से समझने के लिए एक समतल दर्पण ले लेंगे, है ना। समतल दर्पण पे ये किरण हो गई जो आ रही है किसी स्रोत से और टकरा रही है, और इस ये टकरा के परावर्तित हो रही है, और इस पे एक अभिलंब हमें खींचना होगा ना। चलिए, ठीक है, ये इस पे लंब होता है,
ये क्या होता है, ये रेखा जो होता है अभिलंब जो होता है इस पे लंब होता है, किस पे, समतल दर्पण पे। इस पे इसको रंगना होगा, कलई करना होगा ना एक तरफ से, ताकि प्रकाश की किरण बाहर ना निकले। चलिए ये आपका क्या हुआ, आपतित किरण। आपतित किरण, तो इसका परिभाषा भी देखते चलते हैं। आपतित किरण, आपतित किरण यानी इंसिडेंट रे क्या होता है कि किसी सतह पर पड़ने वाली प्रकाश की किरण को आपतित किरण कहते हैं। तो ये जो प्रकाश की किरण किसी सतह पे आकर टकरा रही है इसको क्या कहेंगे, आपतित किरण। और जिस बिंदु पर टकरा रही है उसे आपतन बिंदु। तो यहाँ आपतन बिंदु का परिभाषा क्या है कि जिस बिंदु पर आपतित किरण सतह से टकराती है उसे आपतन बिंदु कहते हैं, यानी पॉइंट ऑफ इन्फ्लुएंस कहते हैं। यानी ये वाला बिंदु क्या है आपका, आपतन बिंदु है। ये सब चीज आपको एकदम डेफिनेटली ढंग से याद करना होगा, तभी आपको चैप्टर समझ में आएगा, ठीक है। ये आपतन बिंदु। अगला है परावर्तित किरण। तो जिस माध्यम से, यानी कि जैसे ये अगर वायु है तो वायु में ही होगा, ठीक है, यानी कि इसी माध्यम में वायु से आया और वायु में ही चला गया, ठीक है। तो जिस माध्यम से आपतित किरण सतह पर पड़ती है और उसी माध्यम में लौट गई किरण को परावर्तित किरण कहते हैं, यानी कि इसको क्या कहेंगे, परावर्तित किरण कहेंगे, ठीक है, परावर्तित किरण कहते हैं, ठीक है। चलिए अगला है अभिलंब। तो अभिलंब ये होता है ना, ये वाला जो क्या होता है, लंब होता है, ठीक है, एक तरह का लंब होता है जिसे नॉर्मल कहते हैं, ठीक है। तो किसी समतल सतह के किसी बिंदु पर खींचे हुए लंब को उस बिंदु का अभिलंब कहते हैं। इस पे समतल सतह ये है ना, आपका जो दर्पण है ये समतल सतह है, इस पे खींचे गए जो लंब है उसी को क्या कहते हैं, अभिलंब कहते हैं। अगला है आपतन कोण। तो आपतन कोण इसको कहते हैं ना, एंगल आई से सूचित करते हैं, अभी बताए थे ना आपको। तो आपतित किरण आपतन बिंदु पर खींचे गए अभिलंब के बीच का कोण, यानी कि आपतित किरण और आपतन बिंदु पर खींचा गया जो अभिलंब है इसके बीच का कोण क्या कहता है, आपतन कोण, और इसे आई से सूचित करते हैं। उसी तरह परावर्तन कोण यानी एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है कि परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर खींचे गए अभिलंब के बीच के कोण को क्या कहते हैं, परावर्तन कोण कहते हैं। यानी कि इसके इसके बीच का जो कोण होगा, है ना, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर खींचे गए अभिलंब यही ना है, तो इसके बीच के कोण को आपतन परावर्तन कोण कहते हैं, जिसे आर से सूचित करते हैं, ठीक है। इसे एंगल आई से, है ना, एंगल आई और एंगल आर से सूचित किया जाता है, ठीक है। अब आती है परावर्तन के नियम की, है ना, हम लोग परावर्तन के नियम के बारे में थोड़ा समझ लेंगे। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन तो बहुत ही सरल है। तो इसके दो नियम होते हैं, परावर्तन के दो नियम होते हैं, अपवर्तन भी आगे पढ़ेंगे हम लोग, उसके भी दो नियम होते हैं। तो परावर्तन का नियम क्या होता है, दो नियम। तो पहला नियम है कि आपतित किरण, आपतित किरण ये हुई आपकी, परावर्तित किरण ये हुई आपकी, और आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब। तो आपतन बिंदु ये रहा, इस पर खींचा गया अभिलंब ये, यानी आपतित किरण, अभिलंब और परावर्तित किरण, है ना, जो आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब उसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। तीनों एक ही समतल में होता है, देखना ना, तीनों एक ही समतल में है, ठीक है। दूसरा क्या होता है कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। दूसरा नियम है आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, यानी एंगल आई जो होगा एंगल आर के बराबर होता है। क्लियर हुआ। तो ये दो नियम होते हैं परावर्तन के। उसी तरह अपवर्तन में जाएंगे तो उसके भी दो नियम होंगे। जो पहला नियम तो उसका ऐसा ही होता है, दूसरा नियम बदल जाता है, ठीक है। तो उसको हम लोग बाद में पढ़ेंगे, है ना, अपवर्तन में पढ़ेंगे उसको, ठीक है। तो यहाँ से आपको क्लियर हो गया ये सब। अब देखिए इसमें आगे हम लोग बढ़ते हैं। अब तो अगर बात करें कि अगर मान लीजिए ये जो समतल दर्पण है, समतल दर्पण पे अगर कोई प्रकाश की किरण लंबवत पड़ रही है तो क्या होगा। तो ये आपका समतल दर्पण हो गया ना, यहाँ से इस तरफ से कलई कर दिए, एक तरफ से रंग देते हैं इसको, ठीक है। चलिए यहाँ से नीचे से इसको कलई कर दिया, यहाँ करेंगे। तो जब इस पे जब लंबवत प्रकाश की किरण आएगी, यानी कि ऐसे सीधा कोई प्रकाश की किरण आएगी, तो ये पुनः क्या होती है कि उसी दिशा में वापस लौट जाती है, यानी कि यहाँ से आएगी और फिर इसी दिशा में वापस लौट जाएगी बिना मुड़े, है ना, बिना परावर्तित। तो क्या होगी, फिर उसी दिशा में परावर्तन तो होगा ही, लेकिन फिर उसी दिशा में परावर्तन होगा, यानी कि इधर से आई है उधर ही लौट जाएगी, ठीक है। तो अगर समतल दर्पण पे कोई लंबवत प्रकाश की किरण पड़ती है तो वो क्या होती है कि बिना इधर उधर मुड़े फिर वापस उसी दिशा में क्या हो जाती है, परावर्तित हो जाती है, उसी दिशा में वापस लौट जाती है, ठीक है। समझ गए। चलिए यानी कि जिस तरह से अगर बात करें, अगर किरणें यहाँ से आ रही है तो परावर्तन ऐसे होगा, अगर कोण यहाँ और छोटा हो जा रहा है, यहाँ से आ रही है तो परावर्तन ऐसे होगा। यानी कि जिस तरह से आपतित किरण आएगी उतना ही परावर्तित किरण भी इधर मुड़ेगी। यानी कि आपको पहले ही बताया कि आपतन कोण और परावर्तन ये दोनों कोण समान ही होंगे, यानी ये यहाँ से आएगी तो किरण ये यहाँ से जाएगी, ठीक है। अगला हम लोग बात करते हैं प्रतिबिंब के बारे में, यानी कि इमेज के बारे में, ठीक है। तो इमेज क्या होता है
इसको समझते हैं। ठीक है, आप देखे होंगे इमेज के बारे में, यहाँ देखते हैं क्या होता है इमेज। तो आप देखे होंगे अक्सर कि जब आप किसी दर्पण के सामने खड़े होते हैं है ना, तो आपको उसमें आपका चेहरा दिखाई देता है ना, वही क्या है, आपका प्रतिबिंब है। तो प्रतिबिंब क्या होता है, उसकी परिभाषा से समझते हैं। तो किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती हैं या मिलती हुई है ना, जिस बिंदु पर मिलती है या आती हुई प्रतीत होती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, उसे उस बिंदु स्रोत का क्या कहते हैं, प्रतिबिंब कहते हैं। ठीक है, फिर से परिभाषा देखिए कि किसी बिंदु स्रोत से आती हुई प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद, कहने का अर्थ यह है कि जैसे मान लीजिए आप कोई वस्तु रखा है ना, कोई वस्तु दर्पण के सामने आपने रख दिया है। तो दर्पण के सामने जब वस्तु रखे हैं तो इसके अभिन्न भिन्न बिंदुओं से प्रकाश की किरणें इस पे जाएंगी और परावर्तन के नियम के पालन करते हुए परावर्तित होंगी और इससे उसका प्रतिबिंब आपको दिखाई देता है। ठीक है, चलिए, तो क्या होता है इसमें कि किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती हैं या जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती हैं, उसे उस बिंदु स्रोत का क्या कहते हैं, प्रतिबिंब कहते हैं। तो प्रतिबिंब की बात करें तो प्रतिबिंब दो तरह का होता है। पहला होता है वास्तविक और दूसरा होता है आभासी या काल्पनिक प्रतिबिंब, यानी रियल इमेज और वर्चुअल इमेज। तो समझ लेते हैं अब थोड़ा रियल इमेज क्या होता है और वर्चुअल इमेज क्या होता है। ठीक है, चलिए, तो वास्तविक प्रतिबिंब क्या होता है पहले इसको देखते हैं, यानी कि रियल इमेज क्या होता है। तो किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर वास्तव में मिलती है, ठीक है, उसे उस बिंदु स्रोत का वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। तो वास्तविक प्रतिबिंब जो होता है उसको पर्दे पे प्राप्त किया जा सकता है। ठीक है, और वास्तविक प्रतिबिंब जब भी होगा वस्तु की अपेक्षा हमेशा उल्टा होता है। ठीक है, वस्तु की अपेक्षा क्या होता है, हमेशा उल्टा होता है, वो वास्तविक प्रतिबिंब होता है। आप जो शीशा देखते हैं ना, आईना देखते हैं, उसमें वास्तविक प्रतिबिंब नहीं बनता है ना। तो हमेशा वास्तविक प्रतिबिंब क्या होता है, वस्तु की अपेक्षा हमेशा उल्टा होता है ना, वस्तु की अपेक्षा हमेशा उल्टा होता है। ठीक, ये याद रखिएगा। ठीक है, तो अगर यहाँ से आपको बात करें तो वास्तविक प्रतिबिंब बनना और आभासी प्रतिबिंब बनना, ये आपको हम आगे बढ़िया से इस पर आपको पता चल जाएगा कि वास्तविक प्रतिबिंब कब बनेगा और काल्पनिक प्रतिबिंब कब बनता है। तो ठीक है, तो वास्तविक प्रतिबिंब के उदाहरण की बात करें तो आप देखेंगे चम्मच, चम्मच देखें ना, तो चम्मच को जब सीधे वाले एंगल से चम्मच इस तरह का होता है ना, स्पून इस तरह का होता है, तो इस भाग में देखिएगा, यहाँ पे इस भाग में अपना चेहरा देखिएगा। अगर नया चम्मच हो यानी रफ ना हो, स्मूथ हो, यानी कि नया चम्मच होगा, तो उसमें चेहरा देखिएगा अंदर की तरफ यहाँ पे। तो आपको जो चेहरा दिखाई देगा वो हमेशा कैसा दिखाई देगा, तो आपको उसमें चेहरा जो होगा उल्टा ही दिखाई देगा। इसमें आपको चेहरा कैसा दिखाई देगा, उल्टा दिखाई देगा, यानी कि वास्तविक दिखाई देगा। ठीक है, आपको देखिएगा चेहरा उल्टा दिखाई देता है। ठीक है, और अगर इसके पिछले सिरे से देखिएगा, इधर से देखिएगा घुमाकर इसको, इसमें चेहरा देखिएगा तो आपको आभासी प्रतीत होगा, है ना, आभासी प्रतिबिंब बनेगा। तो उसका कैसे पता चलेगा, तो इसमें उल्टा बनेगा, तो उल्टा बनेगा यानी कि वास्तविक है, और सीधा बन गया तो यानी कि आभासी है। तो आप जो शीशा में अपना चेहरा देखते हैं, समतल दर्पण में आप अपना जो चेहरा देखते हैं वो कैसा होता है, तो वो आभासी ही प्रतिबिंब बनता है। अब आप सोच रहे होंगे कि कोई अक्षर है, जैसे मान लीजिए कोई अक्षर उसमें देखेंगे, आप कपड़े पहने हो और कपड़े पे कोई अक्षर लिखा हुआ है उसको देखते हैं शीशा में, तो आपको उल्टा दिखाई देता है ना। तो वो उल्टा नहीं होता है, वो पार्श्विक रूप से उल्टा होता है, उसको आगे अभी हम समझाएंगे। फिलहाल हम लोग आभासी प्रतिबिंब को समझ लेते हैं। ठीक है, वो पार्श्विक रूप से उल्टा होता है। ठीक है, तो इसके बारे में हम लोग अगले वीडियो में इसके बारे में चर्चा करेंगे। हम लोग इसको देख लेते हैं आभासी प्रतिबिंब को। तो किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर आती हुई प्रतीत होती है ना, यानी कि इसमें क्या था, मिलती है और आती हुई प्रतीत होती है, उसे उस बिंदु स्रोत का आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। इसमें मिलती हुई था और इसमें आती हुई प्रतीत होती है, तो उसे बिंदु स्रोत का आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। और इसको पर्दे पे प्राप्त नहीं किया जा सकता है। अब जो चेहरा देखते हैं ना शीशा में, वो कैसा होता है, आभासी प्रतिबिंब ही होता है। ठीक है, और आभासी प्रतिबिंब हमेशा वस्तु की अपेक्षा क्या होता है, सीधा होता है। आपको चेहरा उसमें सीधा ही दिखाई देता है, वो बस पार्श्विक रूप से उल्टा होता है। ठीक है, समझ गए ना, पार्श्विक रूप से उल्टा होता है, यानी कि पार्श्विक रूप कहने का मतलब कि जैसे मान लीजिए कोई अक्षर है उसमें देखिएगा ना, जैसे आर है, तो आर ऐसे दिखाई देगा आपको। ठीक है ना, तो ये सीधा ही है, बस पार्श्विक रूप से उल्टा है। और ये अगर बात करें, अगर ये इसमें, तो इसमें आपको इस तरह से ही दिखाई देता है। दर्पण अगर होगा तो दर्पण में आप चेहरा देखते होंगे, वो इस तरह से ही दिखाई देता है। तो इसके में कैसे समतल दर्पण में प्रतिबिंब किस तरह से बनते हैं, इसके इसके बाद हम लोग चर्चा करेंगे अगले टॉपिक में। ठीक है, फिलहाल यहाँ से आपको समझ गया कि ये जो चेहरा बनता है आपका, वो क्या बनता है, तो आभासी और सीधा ही बनता है। ठीक है, और उल्टा बनना रहता है ना, तो उल्टा का मतलब ये होता है, जैसे ये आर ऐसे है, ये आर ऐसे उलट जाएगा। ठीक है, ये उस तरह से हो जाएगा।
इस तरह से, तो ये उल्टा होता है, ये उल्टा हुआ, ठीक है, समझ गए ना, ये आर ऐसे है तो ये पलट गया, यानी कि ये उल्टा हुआ, ठीक है। लेकिन ये सीधा ही है, बस पार्श्विक रूप से उल्टा है, यानी कि इसका है ना, ये स्थान इधर चला गया है और ये स्थान इधर आ गया, ये पलट गया है खाली, ठीक है। और ये ऊपर नीचे पलट गया है तो ये उल्टा होता है, और ये जो होता है पार्श्विक रूप से उल्टा होता है, ठीक है। तो इसके बारे में हम लोग आगे समझेंगे, इसके बारे में अगले वीडियो में चर्चा करेंगे इसके बारे में बढ़िया से। अभी आपको समझ में आ गया कि वास्तविक प्रतिबिंब क्या होता है। तो किसी बिंदु स्रोत से आती है प्रकाश की किरणें, दर्पण से परावर्तन के बाद वास्तव में जिस बिंदु पर मिलती है उसे उस बिंदु स्रोत का वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। इसको पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है और ये वस्तु की अपेक्षा हमेशा उल्टा होता है। आभासी प्रतिबिंब की बात करें तो ये किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर आती हुई प्रतीत होती हैं उसे उस बिंदु स्रोत का आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। इसको पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है और आभासी प्रतिबिंब जो होता है वस्तु की अपेक्षा हमेशा सीधा होता है, ठीक है। तो ये आप इस चम्मच में आप देखेंगे तो आपको ये दिख जाएगा, जो अभी आपको बताए थे ना उस तरह से आप देख सकते हैं। तो अब इसी के साथ इस वीडियो को इन कर देते हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन दबा दें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ठीक है। जितना ज़्यादा हो सके वीडियो को शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।